जो बच्चे कभी स्कूल नहीं देखे होते हैं या जिन बच्चों के माँ-बाप जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो बच्चे कूड़े बीनते हैं या पैसे माँगते हैं। बेसिकली इन बच्चों का एजुकेशन शिक्षा के पथ का जो भविष्य है, वो कहीं न कहीं अंधकारमय रहता है। आपने इस एनजीओ की शुरुआत कब और कैसे की? ये मेरे दोस्त से आया था मैडम। मेरे दोस्त की फ़ीस जो है 6 महीने तक उसकी फ़ीस नहीं जमा हुआ तो उसका नाम काट दिया गया था। तो एक दिन मैं स्कूल जा रहा देखा तो वो रोड पे आलू बेच रहा था। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और लेके गया कि नहीं चलो जो मेरे साथ बैठो कोई नहीं रोकेगा। लेकिन फिर इसके बाद मैंने अपने पापा को बोला ₹180 जो फ़ीस थी उसकी 6 महीने की वो जो है प्राप्त हुआ। जेब के लिए जैसे मतलब एक खर्चे के लिए उस समय ₹2 मिलता था घर से तो ₹1 मैं गुल्लक में डालता था और अपने दोस्त की फ़ीस जो है मैं खुद जमा करता था। आज प्रेज़ेंट टाइम में नेवी में ऑफ़िसर है। आज उसके पास 3-3 कार हैं और जब मैं गाँव जाता हूँ उसका झोपड़ी से ट्रिपल स्टोरी देखता हूँ तो मुझे सुकून होता है। कमज़ोर होने की वजह से उनकी पढ़ाई ब्रेक हो जाती है या फिर स्कूल नहीं जाते या माँ-बाप ध्यान नहीं देते हैं। उनको ये रहता है कि हम शाम को मेरा चूल्हा जल पाएगा या नहीं। वो उन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहते हैं तो अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगा कि यार जब मेरा दोस्त जयप्रकाश कर सकता है, तो ऐसे बच्चे ज़रूर कर सकते हैं अगर उँगली उनकी पकड़ी जाए। जब आपने ये एनजीओ स्टार्ट करा, तो आपकी फैमिली सपोर्ट उस टाइम कैसा था? परिवार का पहले एक दृष्टिकोण ये रहता है कि बेटा जो है या कोई भी है वो अपने पैर पे खड़ा हो, कोई अच्छा उसको नौकरी मिल जाए, वही। फिर अपने उस चीज़ को वेल सेट करे। सोशल को लेकर के उतना ग्रोमिंग नहीं रहती है परिवार के दृष्टिकोण से। तो मैंने जब शुरुआत किया तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें रही है। एक अगेंस्ट तरीके से आप जब परिवार से होके जाते हैं तो आप विपरीत धारा में जब बहते हैं तो आपको और 3 गुना एक पावर से आपको जो है मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि विपरीत धारा में अगर आप बहेंगे ज़ाहिर-सी बात है कि आपको तैरने की शक्ति और अच्छे तरीके से आनी चाहिए, जिससे आप जो है किनारे नदी के किनारे पार हो सकें। उसी तरह से इस चीज़ में भी था। तो कहीं न कहीं समझाता रहा, परिवार को भी बहुत संघर्ष रहा इस चीज़ों में। मेरे फ़ादर जो है उनको शुरुआती दौर में ये चीज़ नहीं अच्छा लगा, लेकिन बाद में आज जो है वो पीठ थपथपाते हैं कि तूने जो किया बड़ा अच्छा किया। तो सारी चीज़ें जब परफ़ेक्ट हो जाती है तो उसके बाद सारी चीज़ें हाँ, सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। परिवार का सपोर्ट मिलना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ रहता है कि आपको उस संकट के समय में अगर राशन की ज़रूरत होगी, तो अपने सपने 1 महीने का राशन भर देगा। अच्छा। अगर आपको मेडिकल की दिक्कत होगी, तो 1 लाख का ऑपरेशन भी कराना होगा, चाहे जैसे जिस तरीके से भी सोशल तरीके से मदद लेकर के, वो चीज़ भी दूर करेगा अपने सपने। लेकिन आपको बच्चों को काम पे नहीं भेजना है, ब्रेक नहीं करना है उनकी पढ़ाई को। आप ये समझिए कि एक समय जिस बच्चे के हाथ में 9 साल पहले झाड़ू पोंछा था, आज उस बच्चे के हाथ में कीबोर्ड है। कम। शिक्षा में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि आज के समय के दौर में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो फंड है, उस फंड को गवर्नमेंट के थ्रू ना लेने का जो मेन मकसद रहता है, इन सभी बच्चों से ध्यान हट करके उस प्रोजेक्ट की तरफ चला जाएगा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि आप गवर्नमेंट से फंड नहीं लेते हो, तो कैसे इतने सारे बच्चों को आप मैनेज कर? हाँ, एनजीओ में अपने सपने एनजीओ में ब्रिगेडियर तक आ चुके हैं, कर्नल मेजर भी आ चुके हैं। अब तो बोलते हैं कि 2 ही महीने बाद भी बोलते हैं कि कुछ ज़रूरत है तो आप बताइए अरुण यादव कि इन बच्चों के शिक्षा को लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में जब समानता आ जाएगी इस चीज़ों में, तो अमीर-गरीब का जो एक अंतराल है जो बीच का, वो निश्चित रूप से जब समाप्त होगा, तो देश प्रगति के रास्ते पे आएगी। नमस्कार, मैं कविता खत्री। स्वागत है आपका हमारे प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि कई अनगिनत बच्चों के सपने पूरे किए हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ मिस्टर अरुण कुमार यादव जी का। नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने इस एनजीओ की शुरुआत कब और कैसे की? और आपकी क्या सोच थी इस एनजीओ की शुरुआत करने के लिए? जी। नमस्कार मैडम। आपके द्वारा इतने सराहनीय समय को प्रदान करने के लिए आपका अभिनंदन है। अपने सपने एनजीओ मैडम पूर्ण रूप से जो है बच्चों के एजुकेशन के लिए वर्क करता है। जो बच्चे कभी स्कूल नहीं देखे होते हैं या जिन बच्चों के माँ-बाप जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो बच्चे कूड़े बीनते हैं या पैसे माँगते हैं। बेसिकली इन बच्चों का एजुकेशन शिक्षा के पथ का जो भविष्य है
वो कहीं न कहीं अंधकारमय रहता है, तो उसको प्रकाश के पथ पर लाने के लिए पहले से ही मेरा ऐसे बच्चों के प्रति ये बच्चे भी एजुकेशन में अपनी शिक्षा को प्राप्त करें और आगे जाएँ। तो ये अचानक ऐसे नहीं हो सकता है कि चलो जी आज मन करता है, हम ऐसे बच्चों के लिए कुछ काम करें, उनके एजुकेशन को लेकर के। ये मेरे दोस्त से आया था मैडम। जयप्रकाश नाम का एक जो मेरा फ्रेंड रहा है, यानी कि बहुत पहले की बात है, 1994 या 95 की बात है। उस समय के दौर में जो है हम लोग के उस गाँव में जो है कि कोई भी एक सरकारी स्कूल नहीं था, एक प्राइवेट स्कूल था। वहाँ मंथली महीने की फ़ीस जो थी वो ₹30 थी उस टाइम। तो उस टाइम 10 पैसे 20 पैसे भी चलते थे 94-95 के समय में। तो जो मेरे दोस्त जयप्रकाश है उनके उसके पिताजी जो है नाव खेते थे। नाव इन द सेंस कि जैसे मल्लाह होते हैं जो कि नदी को इस पार से उस पार कराते हैं, तो उससे कुछ पैसे उससे लेते थे। अच्छा। तो 10 पैसे 20 पैसे इस हिसाब से। तो मेरे दोस्त की फ़ीस जो है 6 महीने तक उसकी फ़ीस नहीं जमा हुआ, तो उसका नाम काट दिया गया था। तो एक दिन अब जैसे फ्रेंड होते हैं आपस में, तो वो रहता है कि मेरे साथ स्कूल जाएगा, मेरे साथ बैठेगा, खेलेगा, पढ़ाई करेगा। तो एक दोस्त की जो बॉन्डिंग बन बन जाता है, उसके अनुसार जो है सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी होने लगती हैं। तो एक दिन मैं स्कूल जा रहा देखा तो वो रोड पे आलू बेच रहा था। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और लेके गया कि नहीं चलो जो मेरे साथ बैठो, कोई नहीं रोकेगा, जैसे होते हैं आपस में बात करने के लिए दोस्तों द्वारा। तो अंत में जो है कि प्रोटोकॉल होता है, चलिए ठीक है, ने फीस नहीं जमा था, नहीं बैठने दिए। लेकिन फिर इसके बाद मैंने अपने पापा को बोला, तो मुझे इतना याद नहीं है लेकिन किसी तरह से उन्होंने जो है ₹180 जो फीस थी उसकी 6 महीने की, वो जो है प्राप्त हुआ। पापा ने किया जो भी है। फिर इसके बाद ये रहा कि आगे का क्या होगा? तो कहीं न कहीं मुझे जेब के लिए जैसे मतलब एक खर्चे के लिए उस समय ₹2 मिलता था घर से, तो ₹1 मैं गुल्लक में डालता था। और अपने दोस्त जो है जयप्रकाश की फ़ीस जो है मैं खुद जमा करता था। मंथ के लास्ट समय में गुल्लक, और 30वें दिन जो है वो जब ₹30 हो जाते थे तो उसको हर मंथ में जो है इसी तरह से हम करते थे। लेकिन एक बस ये चीज़ था कि वो बस मेरा दोस्त मेरे साथ स्कूल जाएगा। मेरे साथ खेलेगा, मेरे साथ पढ़ाई करेगा। और समय गुज़रता गया मैडम, तो कहीं न कहीं हाई स्कूल या फिर इंटर के साथ, फिर इसके बाद जो है आईएएस, पीसीएस और आईआईटी की तैयारी के लिए हम प्रयागराज गए। उस समय इलाहाबाद था, तो मैंने सोचा कि यार अपने दोस्त जयप्रकाश को भी ले जाता हूँ मैं। तो जयप्रकाश को भी जब मैं अपने दोस्त को ले गया, तो मैं सोचा कि वो भी अपना 2 रोटी अपना खाएगा, साथ में कुछ तैयारी करेगा। उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी रही, उसकी 6 फीट के ऊपर हाइट रही उसकी। तो मैंने कहा कि अब डिफेंस में जाना, तो अपना डिफेंस के लिए तैयारी करता रहा वो। आज प्रेज़ेंट टाइम में आपको खुशी होगी मैडम कि जयप्रकाश जो है नेवी में ऑफ़िसर है। आज उसके पास 3-3 कार हैं, और जब मैं गाँव जाता हूँ उसका झोपड़ी से ट्रिपल स्टोरी देखता हूँ तो मुझे सुकून होता है। तो मैंने उसी समय ठान लिया था कि एक ₹30 की वजह से जिस बच्चे का एजुकेशन रुक रहा था, शिक्षा रुक रही थी, तो कहीं न कहीं ऐसे न जाने कितने बच्चे और होंगे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से उनकी पढ़ाई ब्रेक हो जाती है, या फिर स्कूल नहीं जाते, या माँ-बाप ध्यान नहीं देते हैं। उनको ये रहता है कि हम शाम को मेरा चूल्हा जल पाएगा या नहीं। वो उन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, तो अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगा कि यार जब मेरा दोस्त जयप्रकाश कर सकता है, तो ऐसे बच्चे ज़रूर कर सकते हैं अगर उँगली उनकी पकड़ी जाए। तो इस रास्ते पे धीरे-धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ी। फिर एनजीओ नहीं था मैडम, अपने सपने एनजीओ नहीं था। तो इंडिविजुअली तौर पे मैं 3-4 बच्चों को उसका फीस, ड्रेस, कॉपी, किताब ये सब मैं करता रहता था, अपने जेब के उस पे जो भी होता था। तो लेकिन शुरुआत जो हुई वो अजय नाम के बच्चे से हुई। अब एक्चुअली क्या है मैडम कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी को भी आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अप्लाई करेंगे तो वो बहुत दूर तक नहीं जाता है। अजय जो मेरा पहला अपने सपने एनजीओ का बच्चा रहा, कूड़े-वूड़े बीनते थे। तो अब क्या है कि मैं गांधी पार्क जाऊँ या किसी और उस जगह पे जाकर के फ़ोटो शूट कराएँ, उससे अच्छा ये इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कोई हमारे मोहल्ले में एक बच्चा एजुकेशन यानी शिक्षा के प्रति वंचित है। पहले मैं अपने मोहल्ले को सुधार लूँ, इसके बाद देश बदलने चलूँ। तो इम्पोर्टेंट इसी चीज़ पे है कि तो मैंने अजय को देखा तो वो मेरे घर के ठीक सामने रोज़ आता था, वो कूड़ा बीनता सा जाता था। फिर मैंने एक दिन उसको बुलाया अजय को, और मैंने कहा कि पढ़ाई-वढ़ाई करोगे? तो उसके चेहरे पे बहुत चमक थी। उनके माँ-बाप, मैंने कहा कि अगले दिन आना। अगले दिन आए उनके माँ-बाप से, जहाँ पे मेरा एनजीओ है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उसी के पास में ओगलभट्टा एक बस्ती एक जगह है, वहाँ से अधिकतर बच्चे आते हैं, आज के समय में भी। ये मैं आपको 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 2014 में हमने फिर एनजीओ की शुरुआत किया था अजय से उस टाइम।
तो आपने एक चीज़ लगा उनके माँ-बाप इस चीज़ में ऐसे बच्चों के माँ-बाप जो है एजुकेशन में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता उनका। उनको ये रहता है कि शाम को चूल्हा जल पाएगा या नहीं, मेरा उनका माइंड उसी पे लगा रहता है। लेकिन मैंने उनके माँ-बाप से कहा कि मैं इस अजय को एक सरकारी स्कूल में एडमिशन कराऊँगा। 1 घंटे मैं अजय को जो है पढ़ाऊँगा शाम के समय में। तो उनकी माँ ने नहीं मानी वो, कहीं कि साहब रोज़ कूड़ा बीन के लाता है, ₹50 के आस-पास और हमें भी कोई उतना मेरी मेडिकल स्थिति ठीक नहीं रहती तो मुझे भी कोई इतना नौकरी नहीं देता है। वो फिर दोबारा जो है देखता रहता था, वो आता था, कूड़ा बीनता सा जाता है अजय। फिर मुझे लगा कि यार मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। फिर मैंने अपना एक अलग फिर व्यू से सोचा मैं। फिर मैं अजय के माँ-बाप के पास गया बहुत 3 7-8 दिन बाद। फिर मैंने कहा कि अच्छा वही ₹50 मैं आपको रोज़ दूँ तो? तो फिर कहे कि ले जाइए जो करना है करिए आप। तो मैंने उसको अजय को सरकारी स्कूल हमारे में उस क्षेत्र में भारूवाला ग्राउंड प्राथमिक विद्यालय सरकारी विद्यालय आज भी है। तो वहाँ पे मैंने उसका एडमिशन कराया अजय का और 1 घंटे के लिए मैं उसको पढ़ाता था, पढ़ने आता था। फिर धीरे-धीरे समय गुज़रता गया, सारी चीज़ें आगे बढ़ती गई। फिर अजय के साथ 3-4 बच्चे और थे जो कूड़े बीनते थे या पैसे माँगते थे या वो चीज़ रहता था, इधर-उधर घूमते थे। तो कहे कि एक अजय कहीं जाता है, एक सर हैं, अच्छे-अच्छे ड्रेस देते हैं, कापियाँ देते हैं, स्कूल जाता है, चॉकलेट देते हैं। तो उसी तरह से उसका भी मन जो है, वो बच्चे भी कोई उसी एक लालच के उस पे जो है कि आना शुरू किए पहले शुरू में। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनको भी हम लोग जो है एजुकेशन के उस पे जो है धारा पे लाना उपपथ पे लाना शुरू किया। फिर ऐसे-ऐसे कारवां बनता गया मैडम 10, 15, 20 तो आज पूरे 110 बच्चे हैं जिनके लिए अपने आपके सपने प्रेज़ेंट टाइम में 110 बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं। जी, जी। जिस पे जो है तरीके का एक उनका एजुकेशन शिक्षा के प्रति जो है भविष्य बन रही है। अच्छा, तो सर जैसे जब आपने ये एनजीओ स्टार्ट करा, तो सबके माइंड में रहता है ये सोशल वर्क है, समाज सेवा है, कैसे बच्चा करेगा? तो आपकी फैमिली सपोर्ट उस टाइम कैसा था? कितना सपोर्ट उन्होंने आपको किया? मैडम ये आपका क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इस चीज़ में रहता है कि परिवार का पहले एक दृष्टिकोण ये रहता है कि बेटा जो है या कोई भी है, वो अपने पैर में खड़ा हो, कोई अच्छा-अच्छा उसको नौकरी मिल जाए, फिर अपने उस चीज़ को वेल सेट करे। सोशल को लेकर के उतना ग्रूमिंग नहीं रहती है परिवार के दृष्टिकोण से। तो मैंने जब शुरुआत किया तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें रही हैं। एक आदर्श तरीके से आप जब परिवार से होके जाते हैं, तो आप विपरीत धारा में जब बहते हैं तो आपको और 3 गुना एक पावर से आपको जो है मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि विपरीत धारा में अगर आप बहेंगे ज़ाहिर-सी बात कि आपको तैरने की शक्ति और अच्छे तरीके से आनी चाहिए, जिससे आप जो है किनारे नदी के किनारे पार हो सकें। उसी तरह से इस चीज़ में भी था। तो कहीं न कहीं समझाता रहा, परिवार को भी बहुत संघर्ष रहा इस चीज़ों में। मेरे फ़ादर जो है उनको शुरुआती दौर में ये चीज़ नहीं अच्छा लगा, लेकिन बाद में आज जो है वो पीठ थक पाते हैं कि तूने जो किया बड़ा अच्छा किया। तो सारी चीज़ें जब परफेक्ट हो जाती है तो उसके बाद उसके बाद सब सारी चीज़ें हाँ, सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। परिवार का सपोर्ट मिलना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़रूरी है। और इस परिवार के सपोर्ट में जो है मेरी वाइफ़ मीना यादव जो हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया और इसी से बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे लिए आसान होता गया। ऐसे बच्चों के लिए एक पथ बनता गया मैडम, वो महत्वपूर्ण रहा। जैसे एनजीओ सिर्फ़ सेवा ही नहीं है, मैनेजमेंट सारी चीज़ें आपको देखनी होती होंगी, तो क्या रहता है आपका शेड्यूल? जी, एक्चुअली मैडम क्या आता है कि मैं देखता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाने आते हैं बच्चों के बीच में। तो एक चीज़ ये बन जाता है फॉर्मेट कि उन बच्चों के लिए जैसे हम लोग कभी भी मैंने कहा कि बच्चों को आप कॉपी लाइए, कॉपी दीजिए उनको। ऐसे बच्चों को पेन पेंसिल दीजिए, कलर दीजिए, स्कूल बैग दीजिए और ये सब चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें उन बच्चों के लिए करिए। और इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहता है कि उनको शिक्षा के पथ पे आगे लेके जाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है आर्थिक मजबूती की भी बहुत ज़रूरत है। उस एनजीओ को, जिससे उसकी फ़ीस की अगर किसी बच्चे की फ़ीस में दिक्कत है, किसी और चीज़ों में, तो वो चीज़ कर सके। एक्चुअली मैडम क्या है कि 2 तरीके की चीज़ें हैं। एक समय के दौर में ऐसा था कि बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो है बच्चों के माँ-बाप बच्चों को काम पे भेज देते थे। तो हम लोगों का पढ़ाया हुआ सब कुछ शून्य हो जाता था। 2-3 महीने जैसे पढ़ाए फिर बच्चे देखिए बच्चों के माँ-बाप की भी गलती नहीं थी, क्योंकि बच्चे के माँ-बाप को ये था कि शाम को चूल्हा जल पाएगा या नहीं, वो उस चीज़ों में लगे रहते हैं। अब बच्चों को माँ-बाप को कोई मेडिकल दिक्कत हो गया, कुछ परेशानी हो गई, किसी के पिताजी मज़दूरी का काम कर रहे, ऊपर से कहीं गिर गए, मेडिकल दिक्कत हो गई, तो क्या होता है बच्चा अगर 9-10 साल का है तो बच्चे को काम पे भेज देते थे। तो बच्चे को काम पे जब भेजते थे तो
कहीं न कहीं ये चीज़ रहता था कि पढ़ाई ब्रेक हो जाती थी। फिर ये सही नहीं हो पाता था मैडम। सामने से तो लगेगा कि हाँ, अपने सपने को जो संचालन कर रहे हैं अरुण यादव तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है सोशल के लेकर के। लेकिन मेरा मन नहीं माना मैडम। मुझे लगा कि यार ये तो फॉर्मेलिटी हो रही है, केवल फ़ोटो शूट हो रहा है तो एक अच्छा चीज़ें नहीं है। जब तक कि हमने अगर एक बीड़ा उठाया है कि ऐसे बच्चों को अंतिम छोर तक लेके जाने का पूरा कोशिश किया जाए, वो महत्वपूर्ण है। तो उसके तरीके से कहीं न कहीं उस चीज़ को मैंने सोचा तो मुझे लगा कि इनके कुछ ब्रेक है। तो मैंने बच्चों के माँ-बाप को एक दिन बुलाया, ये 2017-18 की बात है। उसमें 30-40 बच्चे थे एनजीओ में। तो बच्चों के माँ-बाप से मैंने पूछा कि आखिर प्रॉब्लम दिक्कत क्या हो रही है? तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो उससे मुझे समझ में आया कि जो शिक्षा रूपी एक व्हील है, जो शिक्षा रूपी एक पहिया है बच्चों का, वो तो चल रहा है। लेकिन जो आर्थिक रूपी कोई संकट आ जा रही है बच्चों के माँ-बाप पे, तो वो रुक जा रहा है। तो उसकी वजह से कहीं न कहीं शिक्षा भी बच्चों का जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हम लोगों ने पूरी जो हमारी टीम थी वॉलंटियर थे इंटर्नशिप के कुछ बच्चे उस समय आते थे और हम लोग ऐसा नहीं कि मैं ही सभी लोगों ने मिल करके एक चीज़ नया जो निकाला गया कि जितने भी बच्चों के माँ बाप से हमने कहा कि आपको मुश्किल के समय में संकट तो मैडम मैं समझता हूँ कि बड़े व्यक्ति के ऊपर भी आता है, छोटे व्यक्ति के ऊपर भी आता है। उस संकट के समय आपको हौसला कौन देता है, आपके पीठ पे हाथ कौन रखता है, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है उस संकट के समय के टाइम में। तो कहीं न कहीं उसी थॉट को मैंने पूरा अपने सपने एनजीओ में लगा दिया। उन बच्चों के माँ-बाप को बोला कि आप बच्चों को एक दिन स्कूल जाने से मना नहीं करेंगी और एक दिन एनजीओ आने से मना नहीं करेंगी। कोई मेडिकल दिक्कत हो बात अलग है उसकी। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ रहता है कि आपको उस संकट के समय में अगर राशन की ज़रूरत होगी, तो अपने सपने 1 महीने का राशन भर देगा। अगर आपको मेडिकल की दिक्कत होगी, तो 1 लाख का ऑपरेशन भी कराना होगा ता जैसे जिस तरीके से भी सोशल तरीके से मदद लेकर के, वो चीज़ भी दूर करेगा अपने सपने। लेकिन आपको बच्चों को काम पे नहीं भेजना है, ब्रेक नहीं करना है उनकी पढ़ाई को। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी घूमी और सब कुछ 3-4 दिन में ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं है मैडम। समय लगा, लगभग 1 साल का समय लगा। फिर कहीं न कहीं उनके माँ-बाप आज प्रेज़ेंट टाइम में 110 बच्चों के माँ-बाप पहले नंबर पे पढ़ाई रखते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो भी कुछ होगा, जो भी करना होगा वो रहेगा। तो उनको भी लगा कि एजुकेशन शिक्षा भी कुछ है, उनके माँ-बाप को भी लगा कि हाँ, इससे भी चीज़ें आगे बढ़ सकती है, परिवार की नैया पार हो सकती है, अगर बच्चे पढ़ लिख लें। तो वो उस तरीके से सारी चीज़ें चलती रही, जो कि आने वाले समय में इन बच्चों के लिए एक एक अच्छा भविष्य उनका सुधर रहा है। अच्छा, तो जैसे कि आपने कई बच्चों का भविष्य सुधार दिया है, तो कोई ऐसी स्टोरी बताएँ किसी बच्चे की जो लोगों को इंस्पायर करे? जी, जी। आपने ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा मैडम। एक बच्ची मनीषा है। ये 9 साल पहले की बात है। किसी ने बोला था उस टाइम मनीषा एक्चुअली क्या है कि पौड़ी में एक गाँव है मैडम, वहाँ की रहने वाली थी। मनीषा की माता-पिता जी जो है देहरादून में है क्योंकि वहाँ पे भूस्खलन बहुत होता है। लैंडस्लाइड जैसे वहाँ पे घर मिट्टी का था, गिर जाते थे। फिर वो देहरादून आके रहने लगे अपना अपना जीवन यापन करने के लिए। उनकी माँ जो है उस समय के दौर में ये मैं जो आपको बता रहा हूँ 2015-16 की बात है, 15-16 के समय में। तो उनकी माँ जो अभी जो घरों में झाड़ू-पोछे का काम करती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मनीषा जो है 4th क्लास में थी या 3rd या 4th क्लास में मुझे याद नहीं है उतना। तो वो जो है किसी ने बोला कि वहाँ पे जाइए, एक सर हैं तो उसको कॉपी की ज़रूरत थी। तो वो कॉपी माँगने आई थी हमसे। तो कही कि भैया मुझे कॉपी मिल जाएगी? किसी ने बोला कि वहाँ से जाएँगे तो आपको कॉपी मिलेगी। तो वो आई मनीषा, तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ से आ रही है बेटा? तो कही मैं 3-4 घर जो है आगे आगे जब आपके इधर से झाड़ू-पोछे काम करके आ रही हूँ। मुझे लेट हो रहा है, भैया मुझे आप जो है बाद में हो जाएगी, कॉपी-वॉपी आप देंगे कि नहीं? तो मुझे बड़ा उसका ये चीज़ का बड़ा अच्छा लगा मुझे कि वो बहुत शार्प माइंड से सब बातें कर रही है। कुछ उसको मतलब हिचक नहीं लग रहा है कि वो चीज़ ऐसे में। तो मैंने कहा कि हाँ, हाँ, मिलेगा। तो मैंने उसको दिया कॉपी भी। फिर मैंने कहा, "पढ़ाई-वढ़ाई करोगी?" कही, "हाँ, पढ़ाई तो मैं कर ही रही हूँ सर, लेकिन अभी उतना परिवार में उतना चीज़ नहीं पाता तो मैं भी कुछ काम करती रहती हूँ।" फिर मैंने देखता था मेरे घर एनजीओ के सामने से घर से वो जाती रहती थी। तो एक दिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि रेगुलर पढ़ाई करोगी?" तो कहे कि, "हाँ सर।" तो मैंने उसका जो है झाड़ू-पोछा काम छुड़वाया। उसका रेगुलर पढ़ाई में रखा, फिर धीरे-धीरे समय गुज़रता गया, हाई स्कूल किया, इंटर किया, फिर धीरे आज आपको खुशी होगा मैडम कि मनीषा जो है एमकेपी कॉलेज में बीए 3rd ईयर में इस समय है और आपको इससे ज़्यादा खुशी इस बात का रहेगा कि 2 बजे के बाद मनीषा एक प्राइवेट
कंपनी है, वहाँ पे डाटा एंट्री की सर्विस करती है, उसको 18,000 रुपये उसको मिलता है। और आप ये समझिए कि एक समय जिस बच्ची के हाथ में 9 साल पहले झाड़ू पोंछा था, आज उस बच्ची के हाथ में कीबोर्ड है, कंप्यूटर। कंप्यूटर है। तो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट चीज़ बदलाव ये लाना चाहिए। तो कहीं न कहीं इसमें एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा मैडम कि उसके पिताजी ख़ैर अच्छे नहीं रहे हैं, पहले भी नहीं, आज भी नहीं अच्छे रहे हैं। वो ड्रिंक करते हैं तो रोड पे पड़े रहते हैं, बहुत उनकी स्थिति सही नहीं रही। मनीषा की 3 बहनें मैडम, नीलम, चाँदनी, बबीता। और इसके साथ-साथ उनकी जो मदर हैं, माँ तो सर्वोपरि होती हैं और उनकी माँ का पिछले जुलाई यानी कि ये 1 साल होने वाला है लगभग, का डेथ हो गया था कैंसर से। तो सारी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? मनीषा के ऊपर। अब मनीषा सबसे बड़ी बहन। तो आज वो 18,000 रुपए उस मनीषा के लिए अमृत के बराबर है। लेकिन वो 18,000 रुपए कौन दे रहा है? वो 18,000 रुपए उसको एजुकेशन ही दे रहा है, शिक्षा दे रही है। तो शिक्षा में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि आज के समय के दौर में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, बच्चों को डिप्टी कलेक्टर बनाना अलग चीज़ है। बट ऐसे बच्चों को अगर अपने पैर पे भी खड़े हो जाएँ तो कहीं न कहीं बहुत कुछ कर गुज़रेंगे। तो मनीषा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे हैं जो अपने उस चीज़ को आगे बढ़ाएँ। देवानंद बच्चा था, एक एक समय जो है परचून की दुकान पे थे, कार्य करते थे बीच-बीच में। फिर उन्होंने बहुत संघर्ष किया। हम लोगों ने फिर उनको जो है धीरे-धीरे एजुकेशन के धारा में लाए उनको। खैर वो पहले से पढ़ते थे, वो भी स्कूल जाते थे गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल में। फिर इसके बाद जो एनजीओ आना शुरू किए थे, उनके देवानंद की भी माइंड थोड़ा एक चीज़ लगा कि हाँ, एजुकेशन भी बहुत बड़ी चीज़ है, वो करना चाहिए। फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, हाई स्कूल इंटर किए। आपको ताजुब होगा कि हाई स्कूल में देवानंद का उत्तराखंड बोर्ड से उन्होंने किया था, 86% था। और सारे सब्जेक्ट में डिक्टेंशन था, 75 से ऊपर नंबर। तो कहीं न कहीं ये चीज़ रहता था कि और देवानंद फिर धीरे-धीरे और आज के समय में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि देवानंद ने आईआईटी मेंस उन्होंने निकाला है, एडवांस नहीं निकल पाया। लेकिन कहीं न कहीं एक अच्छा उनको अभी काउंसलिंग चल रही है। देखिए फिर कौन-सा उनको कॉलेज मिलता है। लेकिन में ये चीज़ रहती है कि ऐसे बच्चे के लिए भी एक रास्ता खुल सकता है। ऐसे शिबू नाम के बच्चे हैं, जानवी बच्ची है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटर पास करके एक अपने कुछ तो अपने मुकाम के करीब हैं और कुछ अपने मुकाम को प्राप्त कर चुके हैं और कुछ अभी प्राप्त करने वाले तो हैं। कितनी खुशी होती है कि आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो उनके पीछे और फिर रिजल्ट अच्छा आता है। आज वो अपना भविष्य मतलब उनका अच्छा बन चुका है। कितनी खुशी होती होगी उस समय? हाँ मैडम, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं आपको पहले ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे एनजीओज़ हैं, ठीक है? बहुत सारे एनजीओज़ बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट से उनको प्रोजेक्ट मिलती है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के द्वारा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल को लेकर के किसी भी क्षेत्र में काम अच्छे कर रहे हैं। लेकिन मेरा सिद्धांत थोड़ा डिफरेंट है मैडम। लोग पूछते भी हैं, तो किस तरह से आपका एनजीओ चलता है? क्या चीज़ें रहता है? तो वो रहस्यमय है। बहुत लोग आश्चर्य में रहते हैं क्योंकि मैं गवर्नमेंट से आज तक मैंने मैंने मैडम 10 साल हो गए, मैंने ₹1 का फंड नहीं लिया और लूँगा भी नहीं। ये भी मैं जब भी कोई अवार्ड फंक्शन होता है, उस अवार्ड के फंक्शन में स्टेज पे भी मैं यही बोलता हूँ कि 2 चीज़ें मैं बोलता हूँ मैडम कि आप कहीं पे भी रहें, एक ऐसे बच्चों के प्रति, एजुकेशन के प्रति गोद ज़रूर लें ऐसे बच्चों को। उनके भविष्य को शिक्षा के में के उसमें आगे बढ़ाएँ। दूसरा ये चीज़ है कि कहीं न कहीं ये इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है कि जो फंड है, उस फंड को गवर्नमेंट के थ्रू ना लेने का जो मेन मकसद रहता है कि क्या है कि मैडम कि मेरा अजय, देवानंद, मनीषा, शिबू, जानवी, मुस्कान, चाँदनी, इन सभी बच्चों से ध्यान हट करके उस प्रोजेक्ट की तरफ चला जाएगा। तो कहीं न कहीं उनका भी प्रोटोकॉल होता है, उनका भी नियमावली होती है। ये नहीं, ये कागज़ लाओ, ये करो, वो करो और बहुत सारी चीज़ें मेरा ज़्यादा समय उसमें चला जाएगा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि आप गवर्नमेंट से फंड नहीं लेते हो, तो कैसे इतने सारे बच्चों को आप मैनेज करते हो? क्योंकि कहीं न कहीं पैसे की ज़रूरत है। इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करना, आगे बढ़ाना, पैसों की ज़रूरत जी, होती है, जी। तो कैसे आप इसको मैनेज कर जी, जैसे मैंने बताया मैडम कि जैसे बच्चों के संकट के समय में उनके परिवार को भी हम लोग सँभालते हैं, मेडिकल को लेके, राशन को लेके और चीज़ जिससे बच्चे की पढ़ाई ब्रेक ना हो। तो उसी तरीके में ये चीज़ रहता है कि कहीं न कहीं फंड की आवश्यकता तो रहेगी और आपका कहना बिल्कुल 100% सत्य है और ये चीज़ें इम्पोर्टेंट रहता है कि फिर कैसे करता है अपने सपने। तो कहीं न कहीं ये चीज़ रहता है कि एनजीओ में अपने सपने एनजीओ में ब्रिगेडियर तक आ चुके हैं, कर्नल मेजर भी आ चुके हैं, जो अपने बच्चों के जैसे किसी ओकेज़न पे, किसी बर्थडे पे, बच्चों के अपने बच्चों के बर्थडे पे आते हैं, तो देखते हैं कि ग्राउंड ज़ीरो पे वर्क हो रहा है यहाँ पे, तो हमसे जुड़ जाते हैं मैडम। इसी तरह
अधिकारियों के जो आईएएस अधिकारी हैं या किसी विभाग में अधिकारी हैं, वो लोग आते रहते हैं, तो वो हम सपने से एनजीओ से जुड़ जाते हैं, उन बच्चों से लगाव उनका एक हो जाता है। ऐसे ही डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, उनका मैं अलग ग्रुप बनाया हूँ व्हाट्सएप पे। जितने आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, जितने अधिकारी उस पे रहे हैं, उनका अलग ग्रुप बनाया हूँ। और जितने भी आर्मी में, जैसे मैंने बताया कि ब्रिगेडियर से लेके एक एक फ़ौजी तक जो है, जो भी आते हैं लोग, उनका अलग ग्रुप बनाया हूँ। और इसी तरह से बिज़नेसमैन जितने भी आए हुए हैं, उनका अलग ग्रुप बनाया हूँ मैं। तो क्या होता है कि जो भी आवश्यकताएँ रहती है, ज़रूरत रहती है मैडम, तो मैं पहले एक ग्रुप में मैं मैसेज करता हूँ। जैसे सपोज़ करिए कि आर्मी के ग्रुप है, तो उसमें मैं मैसेज करता हूँ, तो वो जो है उस चीज़ को पूरा करते हैं। और इसके बाद क्या रहता है कि उनका 4 महीने बाद फिर टर्न आता है, क्योंकि फिर मैं दूसरे महीने दूसरे ग्रुप में करता हूँ। तो इसी रहेगा कि जैसे ये चीज़ ना रहे कि अरुण यादव तो हर महीने पैसे ही माँगता रहता है। क्या चक्कर है, हो सकता है कहीं अब वो उस पैसे का सही उपयोग कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, सही है कि नहीं सही तरीके से राह पे चल रहा होगा अरुण यादव या फिर अपने सपने। तो कहीं न कहीं उस चीज़ पे ये रहता है कि उनको वो नहीं रहते हैं कि अब मेरा, अब तो बोलते हैं कि 2 ही महीने बाद भी बोलते हैं कि कुछ ज़रूरत है तो आप बताइए अरुण यादव, कि इन बच्चों के शिक्षा को लेकर के। तो उनको एक विश्वास हो गया है मैडम कि ये जो ₹1 हम दे रहे हैं या कोई भी सामान दे रहे हैं, वो उस बच्चे तक पहुँचता है। तो एक्चुअली बहुत सारे लोग मैडम हैं हमारे देश में, बहुत सारे लोग मदद करने के लिए आगे आते हैं। उनको एक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है, एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म और सच्चे प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है। तो कहीं न कहीं जैसे उनको सच्चा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, तो उनको लिए भी अच्छा होता है कि चलिए मेरा जो भी चीज़ें हैं, वो अच्छे जगह लग रहा है, बच्चे की भविष्य सुधर रहा है और वो बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो वो भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट रहता है कि इतने सारे लोग, तो अपने सपने मैडम पूरा मिला कर के जो बात अगर कही जाए, तो अपने सपने कहीं न कहीं अरुण यादव से नहीं, अपने सपने नाम से नहीं, अपने सपने एनजीओ जो है, उन बच्चों के भविष्य जो आगे बढ़ रहा है, उसमें लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के द्वारा अपने सपने एनजीओ के बच्चों के भविष्य आगे जा रहा है। अच्छा, अगर जैसे अपने सपने एनजीओ से कोई जुड़ना चाहे, चाहे वो एनजीओ में काम को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो या कोई फंड करना चाहे, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट करेगा? कैसे जुड़ेगा आपसे? एक्चुअली मैडम क्या है कि जैसे मैं सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो मैं अपने फ़ेसबुक पे बहुत सारे पोस्ट जो है, उस चीज़ को डालता रहता हूँ। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आज तक कभी भी डोनेशन के लिए कोई भी एनजीओ अपने सपने सर्च करेगा फ़ेसबुक पे, पूरे 10 साल में इतिहास में मैंने एक बार भी डोनेशन के लिए कुछ नहीं डाला। इम्पोर्टेंट ये चीज़ें है कि आप जो है गूगल में सर्च कर सकते हैं अपने सपने एनजीओ, और इसके बाद जो है फंड के रूप में जो है, जैसे आप काफ़ी बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आप दीजिए, और आर्थिक तरीके की अगर वो चीज़ें रहता है, तो उसमें भी मैं जैसे एक गूगल पे है या फ़ोन पे है, उस तरीके से हम लोगों ने मैं किया हूँ, जिससे कि बच्चों का एजुकेशन भी उस पद पे इन सभी चीज़ों के माध्यम से आगे बढ़ सके। तो बेसिकली रूप से क्या होता है मैडम कि कोई अनजान व्यक्ति है, वो जब तक हमें जानेगा नहीं, जब तक हमारे कार्यों को नहीं जानेगा, तो तब तक कोई भी इस तरीके से मदद नहीं करता, और जेन्युइन ठीक भी है हाँ। मेरे हिसाब से। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि उनको लगना चाहिए कि वो मेरा दिया हुआ आर्थिक मदद क्या उस बच्चे तक पहुँच रहा है कि नहीं। तो इसलिए जब धीरे-धीरे उनको लगता है कि हाँ, अपने सपने एनजीओ में आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बच्चों को देखते हैं कि हाँ, उनकी क्या आवश्यकताएँ हैं, वाक़ई में ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों का भविष्य शिक्षा के पथ पर अच्छा चल रहा है। तो वो चीज़ें जब उनको अच्छा लगने लगता है, तो बहुत मदद के लिए आगे आ जाते हैं ऐसे लोग। और मैं तो चाहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सपने में ही आकर के ऐसे बच्चों की मदद करें। कोई अजय नाम का बच्चा, देवानंद नाम का बच्चा आपको इंतज़ार कर रहा है, कोई दूसरा बच्चा। तो आप ऐसे बच्चों को आप इंडिविजुअली तौर पे एक बच्चों को एजुकेशन के प्रति गोद लें। मैं तो समझता हूँ कि अगर आपके घर में मेड है, तो मेड के बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चों को गोद ले लीजिए, आप उनके एजुकेशन के प्रति गोद ले लीजिए। तो वो भी कितने महत्वपूर्ण कार्य आप करेंगे अपने जीवन में, सामाजिक चीज़ों को लेकर के, सोशल चीज़ों को लेके। क्योंकि वो बच्चा जब 15 साल बाद किसी कुर्सी पे बैठेगा, तो आपको उस दिन नींद बहुत अच्छा आएगा, जो मैं समझता हूँ। तो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है कि आप उस बच्चे के भविष्य से, एक बच्चे के भविष्य से न जाने कितने लोगों का भविष्य आपने सुधार दिया। उनके परिवार में, उस बच्चे के जितने भी खानदान में जितने लोग हैं, उनका भी एक
मोटिवेट बनेगा कि अच्छा पढ़ाई से ये भी चीज़ हो सकता है, अच्छा पढ़ाई से ये भी चीज़ प्राप्त हो सकता है, चलो मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाऊँगा, जो इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप एक तीर से बहुत सारे निशाने मार सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी रह कर के, कोई ज़रूरी नहीं अपने सपने में ही आकर के, आप ऐसे बच्चों के लिए किसी भी क्षेत्र में जा कर के उस एरिये में, और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि अपने मोहल्ले में ही ऐसे बच्चों को देखिए। समाज के लिए वो सबसे बड़ा अभिशाप है मैडम। जिस जो ये लगे कि अपने मोहल्ले में एक बच्चा जो है शिक्षा के प्रति वंचित हो रहा है और हम परेड ग्राउंड जाकर के फ़ोटो शूट कराएँ, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमें ये ज़रूरी है कि उस मोहल्ले में जो हमारा एक बच्चा छूट रहा है एजुकेशन के प्रति, हम उसकी मदद कर दें, उसको फ़ीस को लेके, उसको ड्रेस के लेके, उसको कॉपी को लेके, उसको पूरे एजुकेशन के प्रति उसकी मदद का भी वो बनता रहे, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छा सर, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आए या आपके एनजीओ का बच्चा ही ले लो, वो आपके पास आए और वो आपको कहे कि सर मुझे आपके जैसे बनना है, मुझे आपकी तरह समाज सेवा करनी है, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे आपकी तरह बनने के लिए? जी मैडम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। कोई भी जो बच्चा भी ऐसा चीज़ों को चाहता है कि मैं जो है सर की तरह कुछ बनूँ। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि सर की तरह बनना ना बनना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो बच्चा एक तरीके से ईमानदारी के पथ पे रहे, सही रास्ते पे रहे, और इम्पोर्टेंट है कि वो देश के लिए सोचे। कहीं पे भी रहे, किसी भी फ़ील्ड में रहे, वो देश के लिए सोचे, क्योंकि महत्वपूर्ण देश है तो हम हैं, और देश नहीं है तो फिर हम नहीं हैं। तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अगर वो सपोज़ करें कि कोई बच्चा अपने एजुकेशन के दम पे या अपने किसी भी हुनर के दम पे, कोई ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन के दम पे ही, अपने हुनर के दम पे भी देश को प्रेज़ेंट करने का एक रास्ता प्रशस्त हो उसके लिए, तो ये ज़रूरी रहता है कि वो देश के लिए कुछ काम आ सके। हुँ। तो इम्पोर्टेंट है कि देश के लिए कुछ काम आ सके, वही समझिए कि वो एक अरुण यादव बन गया एक तरीके से। मुझे लगता है कि वो एक तरीके से एक गुरु दक्षिणा दिया है। और इम्पोर्टेंट यही नहीं कि बच्चे की बात करें, जैसे आपने किसी व्यक्ति की भी बात किया, तो किसी व्यक्ति के बारे में ये चीज़ है कि हर कोई अरुण यादव बन सकता है मैडम। जैसे मैंने आपको बोला कि वो केवल अपने जीवन में एक ऐसे बच्चों को एजुकेशन के प्रति वो गोद ले ले। ऐसे बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर उनका परिवार रहता है, बच्चे 200-300 रुपए के चक्कर में उनका एजुकेशन शिक्षा रुक जाती है। तो कहीं न कहीं ऐसे बच्चों की उँगली अगर पकड़ा जाए, तो बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहता है कि अगर एक-एक करके लोग जो है ऐसे बच्चों को उनकी उँगली को थाम लें, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो हर कोई अरुण यादव बने, वो हुँ, महत्वपूर्ण है। हुँ। बहुत अच्छा। जैसे सर अभी हमारे देश में गरीब बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। उन्हें कहीं न कहीं मतलब एजुकेशन के बारे में बताया ही नहीं जाता। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जी, एक्चुअली क्या मैडम कि शिक्षा को लेकर के अमीर और गरीब को, खाई को बढ़ाया गया है। शिक्षा तो समान होना चाहिए। अमीर परिवार के बच्चा हो या फिर गरीब परिवार का बच्चा हो, शिक्षा समान मिलनी चाहिए। क्योंकि जब शिक्षा समान मिलेगा, तो दोनों ग्रुप के बच्चे, जो दोनों क्षेत्र के बच्चे हैं, इन द सेंस कि अमीर और गरीब की जो ये खाई बना दिया गया है, एजुकेशन के प्रति भी और भी चीज़ों के प्रति भी बना दिया गया है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये चीज़ होना चाहिए कि एक ही बेंच पर एक डीएम का भी बच्चा बैठना चाहिए, एक ही बेंच पर एक बिज़नेसमैन का भी बच्चा बैठना चाहिए, तो उसी बेंच पर एक जो है पुताई करने वाला मज़दूर का बच्चा भी उसी बेंच पे बैठना चाहिए। तो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट चीज़ें ये होती है कि हम उस चीज़ को कैसे आगे लेके उनको जा सकते हैं, ऐसे बच्चों को, तो उनको एक ऐसा माहौल मिल जाएगा, और कहीं न कहीं एक-दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे बच्चे। तो इम्पोर्टेंट है कि ये जो अमीर-गरीब की जो खाई है, उसको पाटा जाए, उसको कहीं न कहीं बहुत करीब लाया जाए। और इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहता है कि कोई भी शिक्षा का सबसे बड़ा रूप होता है मैडम समानता का। और समानता जब उस शिक्षा के क्षेत्र में जब समानता आ जाएगी इस चीज़ों में, तो अमीर-गरीब का जो एक अंतराल है जो बीच का, वो निश्चित रूप से जब समाप्त होगा, तो देश प्रगति के रास्ते पे आएगी, क्योंकि कोई भी देश देख लीजिए मैडम आप, विकसित देश देख लीजिए, वो वहाँ की शिक्षा बहुत ही एक अच्छे लेवल पे है, और उसको अच्छे तरीके से उसको प्रेज़ेंट करते हैं बच्चों को एजुकेशन के लिए उस देश के लोग। और इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप देखते हैं कि वो भी शिक्षा फ्री है। यानी कि वो आप एजुकेशन
2 चीज़ें ऐसा है मैडम जो मैं समझता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस तरीके से होना चाहिए क्योंकि इतने सोशल चीज़ों में मैं रहता हूँ तो कुछ महसूस होता है। 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है देश के लिए। एक है शिक्षा और एक है स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 चीज़ें जो है, वो चीज़ें जो है मुझे मुझे जहाँ तक लगता है कि मिलना चाहिए हर एक नागरिक को। आम नागरिक हो या ख़ास नागरिक हो। हर किसी को जो है शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ़्त मिलनी चाहिए। तभी देश प्रगति के रास्ते पे आ सकता है मैडम, क्योंकि उसमें फिर खाई नहीं रहेगा अमीर-गरीब का। सर जैसे आपने बताया कि गरीब और अमीर इनके बीच समानता होनी चाहिए, लेकिन इंसान की सोच अभी भी पिछड़ी हुई है, तो आप कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे कि समानता कैसे आएगी? हाँ, थोड़ा कठिन रास्ता है ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि असंभव नहीं है मैडम कोई चीज़ें। क्या होता है कि जब कोई एक धारा बनती है, आप देखिए कि अगर ढेर सारे अलग-अलग धाराओं से नदी निकलती है, अपने प्रवाह से आगे बढ़ती है, लेकिन एक समय जाकर के एक ही इसमें मिलती है नदी। लेकिन बहुत दूर जाकर के मिलती है, जिसको हम लोग संगम बोलते हैं या नदियों का मिलान बोलते हैं उस चीज़ में। तो ऐसे ही क्या है कि ये चीज़ें भी हैं मैडम। इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहेगा कि आज नहीं कल तो वो चीज़ें होगा, वो खाई कम होगा। अब समानताएँ का व्यू समाज ही कर सकता है मैडम। और समाज के व्यू से ही सारी चीज़ें जो है आगे बढ़ सकती है। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ मैडम, आप देखिए कि हम लोगों के समय में या हमारे माता-पिता जी के समय में जो पढ़ाई होती थी, उसका क्या स्ट्रक्चर था? उसका ये था कि पहले के समय में हाई स्कूल, इंटर और जो ग्रेजुएशन होता था, उसके जो मार्क्स होते थे, वो मिला कर के जो है होने पे जो नौकरी लगता था। उस समय नंबर कम आते थे। बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत अच्छा पढ़ाई करने के बाद भी 60% से ऊपर जाते थे, लेकिन वो टॉप करता था वो बच्चा उस समय। और ये चीज़ देखिए कि ज्ञान बहुत होता था उनके पास, नंबर कम होते। आज इससे उल्टा है। आज आज मैडम ना ज़्यादा है, ज्ञान कम है। आज ज्ञान कम है मैडम। तो कहीं न कहीं इसका ये अंतराल देखिए क्या चीज़ें हैं। क्योंकि हर एक माँ-बाप जो है भीड़ एक जैसे दिखावे के रूप में जा रहा है कि मेरा बच्चा जो है टॉप करना चाहिए, 90 से ऊपर परसेंट पाना चाहिए। क्योंकि उस 90 से ऊपर परसेंट पाने के चक्कर में वो बच्चा ज्ञान उसकी छूट जाती है। किताबी ज्ञान तो बहुत अच्छा रहेगा उसका, लेकिन परसेंटेज के भँवर में वो जो है घूमने लगता है, फिर उसका जो है ज्ञान का जो पटरी है, वो रुक जाती है। तो इसी तरह से ये भी चीज़ें हैं कि समानताएँ कैसे आएँगी? समानताएँ इसी से चीज़ें से आ सकती है कि आपके ज्ञान रहना चाहिए और समाज के लोगों को अपने बच्चों को जो है ज्ञान की परिभाषा को समझाना बहुत ज़रूरी है। नंबर के गेम में ना जाएँ, क्योंकि आप ये चीज़ देखिए कि आज के आने वाले समय में सारी चीज़ें डिफरेंट हुई है मैडम। कोई भी बच्चा अगर कहीं कोई आईएएस की नौकरी जैसे यूपीएससी निकालता है आईएएस बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, तो अगर वो बच्चा 3rd डिवीज़न से पास हुआ है हाई स्कूल, तब भी वो डीएम बन सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। अगर कोई बच्ची 2nd डिवीज़न है, तो वो भी बच्ची जो है आईपीएस अधिकारी बन सकती है। क्या इसका वो है शिक्षा नीति के अनुसार देखिए कि ये चीज़ है कि इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि उसके पास ज्ञान रहेगा तभी वो बन सकता है। नंबर के गेम में तो हो सकता है कि जो बच्चा टॉप करता है, वो ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा डीएम ही बन जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं वो उस भँवर में अटका रहेगा और वो एक उस गेम में फँसा रहेगा वो नंबर के गेम में कि हमें नंबर पाना है, नंबर ज़्यादा पाना है, 100 में 100 पाना है। आप एक एवरेज देखिए कि 80 से 90% जो बच्चा पढ़ाई करेगा, थोड़ा ज्ञान भी अच्छा रहेगा उसको, तो 80 के 90 के परसेंट के बीच में रहता है वो बच्चा। वो बच्चा बहुत आगे कर सकता है विद कंपैरिज़न 91 से 100% के बीच में। ऐसा नहीं कि मैं चाह रहा हूँ कि सभी, कुछ ऐसे अच्छा भी करते हैं जो बच्चे टॉप करते हैं, उसमें भी लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम रहता है, 1 या 2% रहता है बस केवल। लेकिन इम्पोर्टेंट यही चीज़ रहता है मैडम कि मैं समझता हूँ कि ऐसे क्या होता इस चीज़ में जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो इस नंबर गेम को छोड़ कर के ज्ञान जैसे ज्ञान आ जाएगा मैडम ना, हमें ज्ञान आ जाएगा किसी चीज़ को जैसे हमें हर फ़ील्ड में तो ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन जिस अदर फ़ील्ड में भी हमें जब ज्ञान होने लगेगा, तो कहीं न कहीं एक अच्छा समाज बनने लगेगा। तो जब एक अच्छा समाज बनने लगेगा तो समानताएँ जो हैं, जो अंतराल है, वो बहुत ही कम हो जाएगा मैडम। फिर कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। सही, सही। अच्छा आपने कहा दिखावे, आजकल लोग बहुत दिखावा करते हैं। तो जैसे सोशल मीडिया पे आजकल चलता है कि कई लोग सोशल वर्कर बन रहे हैं।
तो क्या ये सिर्फ़ दिखाने के लिए होता है या सच में करते हैं? इस पर क्या कहना चाहोगे आप? ये एक्चुअली मैडम क्या है कि मुझे लगता है 80% दिखावा है। अगर सच्चाई बात, क्योंकि मैं सच्चाई को ज़्यादा प्रेज़ेंट करता हूँ और ईमानदारी को ज़्यादा प्रेज़ेंट करता हूँ मैं। और इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहता है कि कहीं न कहीं महत्वपूर्ण ये है कि अपने जिस कार्य को आप कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक, शिद्दतपूर्वक अगर उसको किया जाए, जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं सोशल को लेकर के, उस चीज़ में पूरा अपना 100% लगा दीजिए और सच्चे मन से करिए। क्योंकि सच्चे मन से किया हुआ कार्य में आपके लिए सामने ईश्वर भी खड़ा हो जाता है और वैसे भी आप काम अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ईश्वर दोगुना तरीके से आपकी मदद भी ईश्वर खुद करेगा। तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहता है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अब डिफरेंट हो गया है मैडम। ऐसा नहीं कि सारे लोग, अभी भी 20% मैंने बोला कि 100% में अगर 20% मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे लोग भी हैं। 20% में अच्छे सामाजिक काम भी कर रहे हैं और जो कि एक समाज को उनकी ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 80% ऐसे भी हैं, जो कि तरीके से मैं समझता हूँ कि सही पथ पे बिना उनका दिखावे के कुछ कर हाँ, वो चीज़ें नहीं रह मैं समझता हूँ कि कोई दुकान थोड़ी है मैडम। समाज सेवा, सोशल वर्क कोई बिज़नेस थोड़ी है कि आज कम बिकेगा, आज ज़्यादा बिकेगा, आज इससे ऐसे पैसे आएँगे, उससे ऐसे पैसे आएँगे। मैं देखता हूँ कि लोग बहुत सारे एनजीओज़ खोलते हैं, प्रोजेक्ट के लिए खोलते हैं। मैं बड़ा आश्चर्य में रहता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपको सोशल वर्क करना है तो एनजीओ की क्या ज़रूरत है? फिर ये भी लोग पूछते थे कि भाई आप क्यों किए एनजीओ की ज़रूरत, तो आपको क्यों पड़ी जब आप बोल रहे हैं कि ज़रूरत ही नहीं है? एक्चुअली क्या, जब संख्याएँ ज़्यादा हो जाती हैं कि आप 3-4 बच्चों को ऐसे एजुकेशन दे दीजिए, शिक्षा दे देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब बहुत सारे बच्चों को आपको एजुकेशन की मतलब उनको शिक्षा देनी होगी, तो लोगों का मदद तो चाहिए ही। सही। तो कहीं कि लोग आपसे तभी जुड़ेंगे जब आपका पॉजिटिविटी रहेगा। आप कोई एक वेल रजिस्टर्ड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें रहेगी तो लोग आप पे विश्वास करना शुरू करेंगे, तब वो चीज़ें होता है। तो ज़रूरी ये है कि हम चीज़ को एक बिज़नेस के पर्पज़ से करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे, जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि कुछ एनजीओज़ हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, गवर्नमेंट से फंड लेते हैं या और तरीके से, जैसे 12 है, एटीजी है, उससे जो है बहुत सारे लोग फंड देते हैं, हम चीज़ करते हैं। ओ ठीक है, उसमें भी जो लोग अच्छा कार्य करते हैं, उसमें 50% भी अच्छा कार्य करते हैं, तो वो धरातल पे दिखता है मैडम। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पे दिखावे के रूप में रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें नहीं सही है। वो लंबे दूर तक जाता भी नहीं है मैडम। वो चीज़ें आगे नहीं जाता, उसको ईश्वर कहीं न कहीं उस चीज़ में देखिए मैडम, मैं हमेशा बोलता भी हूँ कहीं पे भी कि एक पृथ्वी पर एक सीसीटीवी लगा हुआ है, हुँ, एक ईश्वर के पास सीसीटीवी लगा हुआ है। बिल्कुल। तो जो ईश्वर का सीसीटीवी है, उससे कोई दूर नहीं जा सकता। उसका तो कोई स्विच भी ऑफ नहीं कर सकता, उसके सीसीटीवी को। तो कहीं न कहीं उससे डरना चाहिए। आप कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, दिल से करिए, शिद्दत से करिए, तो कहीं न कहीं उसपे सारी कायनात जो है लग जाएँगी आपको उस अच्छे कार्य को आगे बढ़ाने में। जिस तरह से पहले ये था मुझे कि कोई भी एक कॉपी लाके बच्चों को दे दे, कोई भी एक पेन पेंसिल लाके दे दे बच्चों को, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें एक और दौर था। और कोई आकर के बच्चों को पढ़ा दे। आज ईश्वर ने ऐसे छड़ी घुमाया है कि पूरी अलमारी भरी रहती है कॉपियों से, पेन से, पेंसिल से, कलर से, स्कूल बैग से। लोगों का बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहता है। जैसे बहुत सारे अधिकारी लोग हैं, बहुत मदद करते हैं और उसमें एक आर्मी से, जैसे मैंने बताया था कि एक सीओ रहे हैं कैंट में, अजय सर, और आर्मी में ब्रिगेडियर जो है रोहित जोशी सर ने बहुत मदद किया है। अधिकारी के रूप में सूचना विभाग में सर नितिन उपाध्याय सर हैं। हम एनजीओ के बच्चों को, उनकी शिक्षा को लेकर के बहुत ही मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों का समाज में आना, अपने हाथ को आगे बढ़ाना, ऐसे बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए ऐसे लोग जब तक हैं, तब तक मैं समझता हूँ कि समाज एक अच्छे रास्ते पे जाएगा। अरुण यादव हम लोग तो एक माध्यम हैं और कहीं न कहीं उनसे प्रेरणा मिलती है और उनसे हौसला मिलता है हमें और उन बच्चों का रास्ता प्रशस्त होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कॉलेज स्कूल के ऑनर हैं, वो बहुत मदद करते हैं। जैसे मैंने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बोला, बहुत सारे। उत्तराखंड पुलिस में भी कुछ लोग हैं जो अधिकारी लेवल पे जो हमें मदद करते हैं, मतलब बच्चों की शिक्षा को लेकर के। और वैसे भी उत्तराखंड पुलिस जो है शिक्षा को लेकर के अब तो ख़ैर ये शुरुआत किए थे अशोक सर, अशोक कुमार सर। बच शिक्षा नहीं, मतलब उसमें ये चीज़ रहता है, भिक्षा नहीं, आप शिक्षा दें बच्चों को। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें अलग-अलग तरीके से बहुत सारे लोग शिक्षा के प्रति अच्छा कार्य कर रहे हैं अलग-अलग क्षेत्रों में। तो इससे इससे समाज बनता है मैडम। समाज इससे बनता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें रहनी चाहिए।
और दिखावे के रूप नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जितने भी सारे सब लोग मदद करते हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ही उनका व्यू बहुत ही सिंपल रहता है और वो चीज़ें रहता है कि बच्चे आगे बढ़ना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस बेस पे आगे चलता है मेरे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोगों को वो भीख माँगते रोड पे, उनको भिक्षा मत दो, शिक्षा दो। मुझे भी कई बार ना रास्ते में कोई मिलता है तो बच्चे पैसे माँगते हैं, तो मैं उन्हें कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि मुझे भी खुद पसंद नहीं है कि उन्हें पैसे दें, क्योंकि कहीं न कहीं हम भी उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। तो अगर बेहतर है हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, तो उन्हें पैसे ना देकर उन्हें कुछ खरीद के दे दो। तो अच्छा सर, जैसे आपका एनजीओ है, अपने सपने एनजीओ पढ़ाने के एजुकेशन के उसमें, तो आप इसके अलावा क्या-क्या करते हो वहाँ पे? मतलब कुछ एक्टिविटीज़ जैसे बच्चों को खेल, गेम्स या कोई कॉम्पिटिशन करवा दिया और क्या-क्या आप वहाँ पे करवाते हैं? जी, जी। एक्चुअली क्या मैंने पहले मैं बता दूँ आपको कि अपने सपने एनजीओ के जो बच्चे हैं, 2 सेक्शन में बाँटा हूँ मैं। जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे इन द सेंस कि जो एलकेजी से लेके तीसरे स्तर के जो बच्चे हैं, वो बुधवार और शनिवार को आते हैं, हफ्ते में 2 दिन मैडम। और इसके अलावा जो 4th क्लास से 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तक के बच्चे, ये अदर डे में आते हैं। अदर डे में इन द सेंस कि मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे। अब रह गई आपकी बात, जो थर्सडे है, तो थर्सडे को यानी कि गुरुवार को वो बच्चे आते हैं, पूरे 110 बच्चों में से 20-25 बच्चे आते हैं उस दिन। वो अदर एक्टिविटीज़ में रहते हैं, जैसे डांस में, कोई बच्चा डांस सीखना चाहता है, कोई आर्ट में आगे जाना चाहता है, कोई क्राफ्ट में आगे जाना चाहता है, ऐसे बच्चे। कोई बच्चे संगीत को लेकर के अलग-अलग उसके इक्विपमेंट को उसको सीख कर के आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे गिटार हुआ, आपका हारमोनियम हुआ और भी सारी चीज़ें जो रहती है, उसको लेकर के चीज़ों को तो ख़ैर इस चीज़ को तो अभी हम लोगों ने नहीं किया है, ये गिटार ये इन सब इक्विपमेंट को लेकर के संगीत को, उसको लेकर के भी सोच रहे हैं कि ये चीज़ें भी किया जाए। बाकी जो है इस स्तर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहा है कि जो बच्चों को आकर के पढ़ाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितने भी जैसे बहुत सारे प्रोफ़ेशनल कोर्स चलाने वाले जो कॉलेज हैं, उसमें एक चीज़ बड़ा अच्छा किया है गवर्नमेंट ने, जो कि जो चीज़ अच्छी होनी चाहिए उसको बहुत प्रेज़ेंट करना चाहिए। और वो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि किसी भी जैसे शिक्षा नीति के माध्यम से या जिस भी माध्यम से चीज़ें हुआ है कि जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में उन बच्चों को हर साल फर्स्ट ईयर जैसे में है बच्चा या सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है, उस साल के लास्ट दिन समय में 1 महीने का सोशल वर्क करना है किसी भी एनजीओ में जाकर के। आप किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक तरीके से समझिए कि आपकी अपने सपने जैसे एनजीओज़ के बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं, जहाँ पे ऐसे ज़रूरत है ऐसे लोगों की, ऐसे स्टूडेंट की, जिसको सीएसआर के थ्रू बहुत सारे करते हैं बच्चे, स्टूडेंट और बहुत सारे जो है जैसे मैंने बताया कि अब तो एक चीज़ करना ही करना है इसको और उसके बदले जो है उनको एक सर्टिफ़िकेट मिलता है जो उनके करियर में काम आता है। तो आप देखिए कि उस बच्चों को शिक्षा मिल गई, उसको एक पथ मिल गया। जो इंटर्नशिप करने आते हैं बच्चे या वॉलंटियरिंग करने आते हैं, उनको भी एक तरीके से उनके आने वाले समय में करियर के रूप में उनको एक सर्टिफ़िकेट का वो चाहिए होगा जो आने वाले समय में उनके लिए एक रास्ता प्रशस्त कुछ करता है, मदद करता है। और इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहता है कि चलिए वो तो कागज़ है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि दिल से वो चीज़ को सामाजिक काम करते हैं वो स्टूडेंट जो 1 महीने के अंदर, तो वो भी समझ सकते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी प्रकार की अभी समस्याएँ हैं। से बच्चे पार नहीं हो पाते हैं, तो उनको भी बहुत खुशी होती है कि चलो मैं भी 1 महीने जब भी आया तो इंटर्नशिप के तौर पे हूँ। लेकिन कहीं न कहीं उनको भी अच्छा लगता है कि मैं भी ये चीज़ को अच्छे तरीके से करूँ और आगे बढ़ूँ तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इन बच्चों को आगे बढ़ाऊँ, बहुत तो ये चीज़ रहता है मेरे। अच्छा, तो आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे ये रोड पे जैसे आपने बताया कि कूड़े बीनने वाले बच्चों को आपने आगे बढ़ाया, एजुकेशन दिया, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें चलती हैं कि जो कूड़े बीनते हैं, जो भीख माँगते हैं, कहीं न कहीं इनके रूमर्स भी फैले हुए हैं कि नेगेटिव चीज़ें कि कोई मतलब बहुत चैलेंजेस है इन चीज़ों को मतलब इन बच्चों को एजुकेशन की तरफ भेजना बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि रूमर्स हैं कि कोई मतलब इनका कोई गिरोह है कि ये भीख माँगते हैं, मंगवाते हैं ऐसे बच्चों को किडनैप करके ये इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि ये रूमर्स हैं या सच में ऐसा कुछ है? एक्चुअली क्या है मैडम कि जहाँ तक मुझे लगता है कि पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ सच्चाई भी है इसमें। बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं, कुछ ही परसेंटेज है क्योंकि कहीं न कहीं देखिए एडवांटेज जहाँ है, वहाँ डिसएडवांटेज रहता है हमेशा। जहाँ डिसएडवांटेज रहता है, वहाँ एडवांटेज रहता है।
तो कहीं न कहीं ये भी चीज़ रहता है कि इस चीज़ में आप बिल्कुल नकार दीजिए तो ऐसा नहीं। होंगे कुछ परसेंट इसका गिरोह होगा जो भी चीज़ें रहेगा। लेकिन जो अच्छे हैं उसमें जो वाक़ई में ज़मीनी तरीके से उस बेस में हैं, तो उनके लिए भी वो चीज़ें आ जाती हैं माइंड में, लोगों के माइंड में, या फिर वो चीज़ें होती हैं कि अच्छा ये भी ऐसे ही होंगे, ऐसा ही गिरोह का भी होता है। तो उनके लिए भी थोड़ा गलत वो चीज़ें हो जाती है। तो मेरा मानना है कि एक पलड़े पे नहीं चीज़ों को रखना चाहिए। हाँ, इस पे कहीं न कहीं ध्यान चलना चाहिए, जो भी चीज़ें रहे वो अपनी जगह, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज़ बताने जा रहा हूँ। आज से जैसे मैंने बताया कि कुछ समय पहले कुछ बच्चों के परिवार जो है फुटपाथ पे रहता था मैडम। ऐसे 3-4 परिवार हैं, और आज वही 9 साल बाद प्रेज़ेंट टाइम में वो बच्चों के परिवार एक किराए के रूम में रहते हैं। मैंने उस समय हम लोग बोलते थे कि आप हाथ पे हाथ धर के मत बैठिए, मज़दूरी करिए, काम करिए, पैसे माँगिए मत। आज है, कल कोई दे देगा, परसों दे देगा, लेकिन उसमें चीज़ में नहीं रहेगा। आप मेहनत से, ईमानदारी से कोई चीज़ काम करेंगे, मेहनत से कमाएँगे तो उसका एक एक जुड़ता है वो, फिर वो हटता नहीं है वो पैसे, वो जुड़ता है पैसे। तो कहीं न कहीं उस पे धीरे-धीरे अमल किए, तो आज के समय में जैसे ये बहुत ही समाज के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वही परिवार, वही बच्चे, जो परिवार जो है एक समय पैसे माँग रहा है या फुटपाथ पे रहते थे, आज 3000 किराए के रूम में थे, अपने गैस चूल्हे पे खाना बनाते हैं और हमें मोबाइल लिए हैं। और इसके बाद हमें वीडियो कॉलिंग करते हैं, सर देखिए मैंने आज पलटन बाज़ार में गए, मैं आज ड्रेस खरीद रही हूँ या खरीद रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, देखिए कैसा लग रहा है, ठीक है। तो कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि किसी पे हाथ धर के नहीं बैठाना है। उनको आप बताइए, उनको सिखाइए, आप काम करिए, मज़दूरी करिए, कोई भी चीज़ें रहें। बच्चों को एजुकेशन के लिए रिलेटेड चीज़ें छोड़ दीजिए। उनको शुरू से लास्ट तक जो है, वो हम लोग करेंगे, उनको शिक्षा को लेकर के। लेकिन आप अपने पैर पे यानी परिवार चलाने के लिए अपना एक जो व्हील है, उसको आप आगे बढ़ाते रहिए। तो उस चीज़ के बेस पे कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट रहता है कि इस तरीके से आगे, कि जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे बच्चों के परिवार को या बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। अब इसमें क्या चीज़ रहता है कि उनको एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं केवल, तो ये भी चीज़ नहीं रहेगा। बच्चा 1 साल 6 महीने के बाद कहीं-कहीं ब्रेक हो जाता है मैडम। हुँ, आप बच्चे को अंतिम छोर तक लेके जाना ये महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। कि बच्चे को अंतिम छोर तक लेके जाए, जब तक पढ़ना चाहता है, जब तक वो अपने पैर पे ना खड़ा हो जाए। इसके लिए क्या है, जैसे मैंने बताया मैडम, मैं तो सोचता हूँ कि समाज का हर कोई व्यक्ति ऐसा करे कि इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहे कि हर जगह तो अरुण यादव नहीं जा सकते, हर जगह लेकिन मैं यही बोला हूँ, जैसे मैंने पहले बोला मैडम, कि हर कोई अरुण यादव बने। इम्पोर्टेंट इसी चीज़ में रहता है कि उन बच्चों को क्या करना है, उनके परिवार को क्या करना है। आपने एजुकेशन की तो पथ अच्छा कर दिया, उनका सिस्टम अच्छा कर दिया, लेकिन कहीं न कहीं जो आर्थिक सिस्टम वो तो रुका हुआ है। वो फिर 6-7 महीने बाद फिर जाकर के पैसे माँगने लगेंगे, फिर जाकर के कहीं न कहीं कुछ गलत चीज़ करेंगे। तो उनको उसमें भी कहीं न कहीं एक चीज़ में रहे कि उनको मज़दूरी के लिए इतना कंस्ट्रक्शन होते हैं मैडम, हमारे देश में, और हमारे देश छोड़िए हमारे राज्य में या कहीं पे भी, तो कहीं न कहीं उसमें उनको चीज़ को, उनके माँ-बाप को उस चीज़ में रहे कि हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठिए। आप कोई वर्क करिए, काम करिए, पैसे कमाइए अपने परिवार, लेकिन एजुकेशन के प्रति आपके बच्चे को शिक्षा के लिए, उनके शिक्षा के पथ पे जाने के लिए अंतिम छोर तक मदद करेंगे हम लोग। जो भी हमारे सोसाइटी में अच्छे लोग हैं और सभी लोग उनकी वजह ऐसे बच्चों के हाथ थामे, या सरकार भी जैसे करती है अपने हिसाब से जो करती है, ठीक कर रही है, जो भी रहता है, वो अलग चीज़ें हैं। कहने का ये मतलब कि उसको शिद्दत से करें। एक व्हील जैसे मैंने बताया कि शिक्षा का तो रुक चल रहा है, एक व्हील रुका हुआ है तो फिर वो नहीं जा पाएगा आगे। उस व्हील को भी हमें आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप जैसे मैंने बताया मैडम कि संकट तो सभी के ऊपर आता है। तो जब बड़े व्यक्ति के ऊपर संकट आता है, तो एक छोटे व्यक्ति के ऊपर जब संकट आता है तो वो बिखर जाता है। तो उसको फिर लगता है कि यार सब कुछ बेकार है, चलो पहले तो पेट पूजा हो जाए, ये ज़रूरी है, पहले मेहनत कर लें या जहाँ से भी कुछ भी कर लें, गलत काम कर लें या कुछ हो रहे, तो ये चीज़ें तभी कम होगा या समाप्त होगा मैडम। अब बच्चे, ऐसे बच्चे भी एजुकेशन के पथ पे आएँगे, उनका परिवार की समृद्धि भी अच्छी होगी। तो जो जैसे मैंने बताया कि फुटपाथ पे एक समय थे, आज 3000 किराए के रूम में रहते हैं, तो उनका जीवन परिवर्तित हुआ कि नहीं? आपने एक माध्यम से, एक अपने विचार के माध्यम से, एक अपने संघर्ष के माध्यम से उस परिवार के लिए आपने क्या एक दिशा दिया है। बिल्कुल। तो वो चीज़, अब देखिए हर समय तो हमेशा तो मदद नहीं करेंगे अपने सपने अरुण यादव, लेकिन वो अपने पैर पे जब खड़े हो गए, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें अब खुद वो कर रहे हैं, सारी चीज़ों को। तो एक उनका एक जीवन सुदृढ़ हो रहा है, इधर बच्चों को एजुकेशन अच्छे तरीके से मिल रहा है। तो इस दोनों व्हील को, शिक्षा के जो पहिए हैं और जो आपका सेकंड जो है,
आर्थिक जो पहिए हैं, ऐसे परिवारों के, ऐसे तबके के बच्चों के परिवारों को इन दोनों चीज़ों को मजबूत करना होगा, तब जाकर के वो आगे बढ़ेगा। अगर आप शिक्षा की बात करेंगे केवल, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें नहीं हो पाएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं जा बिल्कुल। पाएगा। बहुत सही कहा आपने। तो अंत में आप हमारी ऑडियंस और आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज मैडम यही रहता है कि जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि और हमेशा लास्ट में यही क्वेश्चन आता है कि आगे क्या? हाँ, बड़ा क्वेश्चन रहता है। मैं कहता हूँ कि आगे कुछ नहीं। लोग बड़ा आश्चर्य होते हैं, कहते हैं कि आगे कुछ नहीं मतलब? एक्चुअली मैडम मुझे खोने के लिए, पाने के लिए कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर जब स्वार्थ नहीं रहेगा ना, तो आपके लिए खोने पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। इम्पोर्टेंट इस बेस पे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि कहीं न कहीं ज़रूरी ये रहता है कि जो मुझे मैसेज देना था मैडम समाज को, मुझे क्या करना था? मुझे ये था कि जयप्रकाश जैसे बच्चों को आर्थिक रूप से ₹30 के चक्कर में अगर उसका एजुकेशन रुक रहा है, शिक्षा, तो कहीं न कहीं वो एक अभिशाप है उस समाज के लिए। अब उसके बेस पे मैंने इस चीज़ को एक दोस्ती के बेस पे किया। अब आप समझिए इसमें क्या एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ ये आ रही है, समाज को एक जो है दिशा दीजिए। उनको बताइए कि ऐसे बच्चों को एजुकेशन के प्रति उनके उँगली को पकड़ें। तो ये मैंने समाज को अब दे दिया हूँ कि एक रास्ता चीज़ें हैं। अब कहीं न कहीं जैसे मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि वो अरुण यादव बने, उस चीज़ को करें। कुछ नहीं रहेगा तो कम से कम एक ऐसे बच्चों को एजुकेशन के प्रति गोद ले लें। बहुत उससे कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े सारी चीज़ों से लेकर के एक अच्छा समाज बन सकता है। बिल्कुल, और ऐसे बच्चों के जो 20 साल बाद कहीं न कहीं वो बच्चे अगर सही दिशा में नहीं गए, समाज का ही तो घाटा होता है मैडम। कोई किसी चीज़ में जाएगा, कोई नशे में जाएगा, कोई समाज का गलत करेगा बच्चा। लेकिन अगर उसको सही दिशा दे दिया जाए, एक रास्ता बनाया जाए, शिक्षा के माध्यम से ही, ज्ञान के माध्यम से ही, तो कहीं न कहीं वो समाज का जब हिस्सा बनेगा, तो देश के लिए कुछ करेगा वो। बिल्कुल, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आगे मैं आप यहाँ पर अपने सपने एनजीओ को डोईवाला में कर लीजिए, आप जो है कौली रोड पे कर लीजिए, आप पट्टे नगर कर लीजिए, आप यहाँ कर लीजिए। मैं कहता हूँ मुझे कहीं नहीं करना है, मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे उस वेश में जाना नहीं है, क्योंकि मुझे जो समाज को जो मेन हमें रास्ता दिखाना है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आपको दूसरा बच्चा भी इंतज़ार कर रहा है, अरुण यादव। तो मैं कहता हूँ कि आप बनिए ना उस तरीके से, आप खुद कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कहीं न कहीं आप नौकरी करते हैं, तो आपको तब भी संडे का समय मिल जाता है। तो आप हफ्ते में भी अगर मान लीजिए शनिवार, संडे भी आप अगर ऐसे बच्चों को उनको एजुकेशन के प्रति ध्यान दे रहे हैं, कि आर्थिक रूप को ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा-सा जब भी कभी संकट आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हो सकता है। ये बहुत ही 2 आवर्स किसके लिए नहीं है? सही। लोग तो बैठ कर के गपशप में ही खत्म कर देते हैं। अगर उसी 2 आवर्स को अपने जीवन में हफ्ते में 2 आवर्स मैडम, कितने आवर्स होते होंगे सोचिए 1 हफ्ते में? उसमें अगर 2 आवर्स अगर हम ऐसे बच्चों के लिए दें, उनके परिवार के लिए दें, तो सब कुछ सही हो ही जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक मैसेज मैं दिया हूँ, अब उस समाज को सोचना है और हमें भी सोचना है आगे भी उस चीज़ के लिए। तो मेरा यही मकसद रहता है कि जो मैंने समाज को बताना चाहता था, वो मैं बता चुका हूँ। अब कहीं न कहीं इस चीज़ में रहे कि इस चीज़ को हर कोई करे, ऐसे बच्चों का उँगली शिक्षा के प्रति उसके उँगली को पकड़े और आगे लेके जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं यही बच्चे देश का भविष्य भी हैं। निश्चित रूप और जो आपने बताया अभी स्टोरी कि आपने कई बच्चों की ज़िंदगियाँ भी सँवारी हैं, भविष्य बनाया है और वो हमारे सामने ही अभी बैठे हुए हैं। देवानंद। सर ने बात करी देवानंद की, वो हमारे सामने बैठे हैं। तो जो लोग भी इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनके एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, वो हम सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हम लोग काफ़ी इंस्पायर हुए। मैं पर्सनली आपसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो अपने सपने में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम आपका इस प्रभात वार्ता का कि जो एक सोच को ऐसे अच्छे-अच्छे लोगों के एक अच्छे विचार को समाज के बीच में लेके जाएँगे, वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान आपका भी है समाज के प्रति, जो आप इस चीज़ को आप आगे बढ़ा रही हैं, विचार को और समाज के लिए एक नया दिशा देने के लिए आप कदम इस माध्यम से जर्नलिज़्म के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से आगे लेके जा रही हैं, वो भी बहुत सराहनीय है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब इसलिए मैं बहुत फिर आपसे मिली थी, तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुई थी जब आपने बताया कि आपके एनजीओ के बच्चे आज काफ़ी अच्छी जगह काम कर रहे हैं। इतने लोगों का भविष्य आपने बनाया है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा रहता है मैडम, आप सभी लोगों के हौसले से ये सब संभव है, इसलिए आपको कोटि-कोटि जो है अभिनंदन है।
इस थैंक सराहनीय मौका देने के लिए, जिससे समाज के लोग भी इस चीज़ को आगे समझ सकें और ऐसे बच्चों के लिए कदम आगे बढ़ाएँ उनकी मदद को लेकर के। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर।